हिंदी। आध्यात्मिक अनुबंध और अंतरिक्ष यान को। 1। जैसे ही आध्यात्मिक कवच टूट गया, वान टेंग ने अंततः शादीदी के मन की गहराई में दृश्य देखा। उसकी चेतना में उसकी आत्मा से बना धुएं का एक गोला तैर रहा था। वह लगातार उछल रहा था, करवटें बदल रहा था और दर्द से चीख रहा था। ये थी शादीदी की भावना। हालांकि इस समय उसकी आत्मा को क्रूरता से मारा जा रहा था, इसलिए वह बहुत कमजोर थी। कोई यह नहीं बता सकता था कि वह शाही राज्य में थी। दुर्भाग्यवश उनकी मुलाकात वान टेंग से हुई, जो शाही क्षेत्र में ही थे। इसके अलावा वान टेंग अभी शाही क्षेत्र में नहीं पहुंचा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग मध्यवर्ती स्तर पर थी, जबकि शादीदी की शक्ति शुरुआती स्तर पर थी। उसने शायद अभी शाही क्षेत्र में कदम रखा था। इसके अलावा वान टेंग के पास आत्मा प्रवेश की सिद्ध अवस्था थी। शादीदी के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। जब वह सफल हुआ तो उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां आध्यात्मिक ढाल टूट गई थी। वहां कुछ गुण बुलबुले गिरे थे। ये सही था, विशेषता बुलबुले। वान टेंग दंग रह गया। चेतना में विशेषता बुलबुले प्रकट हो सकते हैं। वे हर जगह थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं इस प्रणाली को अंगूठा दिखाऊंगा। वान टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के विशेषता वाले बुलबुले उठा लिए। आध्यात्मिक कवच तारांकन 2-5। इंपीरियल रियल स्पिरिट 6-5। आध्यात्मिक कवच तारांकन 30। इंपीरियल क्षेत्र आत्मा 115। इंपीरियल रियल स्पिरिट 85। आध्यात्मिक ढाल तारांकन 18। जब ये गुण बुलबुले वान टेंग के शरीर में विलीन हो गए तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि आध्यात्मिक ढाल और शाही क्षेत्र की आत्मा गुण बुलबुले होंगे, लेकिन उसने इतनी बड़ी संख्या की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें आध्यात्मिक शील्ड विशेषताओं के 73 अंक और इंपीरियल रियल स्पिरिट के 265 अंक प्राप्त हुए। जैसे ही आध्यात्मिक कवच उसके शरीर में प्रवेश किया, उससे संबंधित साधना विधि भी उसके मन में उभर आए। साधना के दृश्य भी उसकी स्मृति में तैरने लगे। NOWELLBEJAN.CO। इन छवियों में प्लेटो का एक प्राणी जो शादीदी जैसा दिखता था, साधना कर रहा था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और उसे ढाल में बदलने की कई बार कोशिश की। एड्स बाय पब फ्यूचर। पहले तो वह सिर्फ अपनी हथेली के आकार की ढाल ही बना पाया। ये पारदर्शी थी और एक बार छूने पर टूट जाती थी, लेकिन उसकी दृढ़ता और प्रयास से ढाल मजबूत और बड़ी हो गई। अंत में ढाल उस आकार तक पहुंच गई जो शादीदी ने वान टेंग के साथ युद्ध करते समय बनाई थी। ये स्पष्ट रूप से शादीदी की साधना प्रक्रिया थी। ये ज्ञान और समझ अब वान टेंग की स्मृति का हिस्सा बन गई थी और उसके अनुभव और ज्ञान में बदल गई थी। वान टेंग के पास आध्यात्मिक ढाल के केवल 73 अंक थे, इसलिए वह एक बार में शादीदी के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। आध्यात्मिक कवच 63/100 अच्छी तरह से वाकिफ। हालांकि वान टेंग संतुष्ट था। उसे एक और आत्मिक कौशल प्राप्त हुआ और यह वह रक्षा कौशल था जिसकी उसे कमी थी। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा उसने इंपीरियल रियल स्पिरिट के 265 अंक सीधे अपनी स्पिरिट विशेषता टैली में जोड़ दिए थे। उसे अतीत की तरह उन्हें कई बार विभाजित करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि इसमें आध्यात्मिक क्षेत्र या सम्राट क्षेत्र होता तो वास्तविक राशि का केवल एक अंश ही उसकी विशेषता गणना में जोड़ा जाता। आत्मा 2027-3000 शाही क्षेत्र। वान टेंग ने अपने गुण पैनल पर अपनी इंपीरियल रियल स्पिरिट को देखा। ये 2000 के आंकड़े को पार कर गया था। वह बहुत खुश था। यह एक बहुत बड़ी वृद्धि थी। आखिर तुम कौन हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। क्यों आपके पास इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति कैसे हो सकती है? शादीदी की उग्र आवाज आत्मा की गेंद से फूट पड़ी, जिसने वान टेंग का ध्यान आकर्षित किया। आवाज अविश्वास से भरी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि एक धरतीवासी के पास उससे ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति होगी। मैं तो बस एक पृथ्वीवासी हूं, जैसा तुम सोचती हो, वान टेंग ने शांति से कहा। जब वे बात कर रहे थे, उनकी आध्यात्मिक शक्ति आत्मा की गेंद की ओर बढ़ी और धीरे धीरे शादीदी के पास पहुंच गई। अरे यहां मत आना। शादीदी का हौसला कम होता जा रहा था। वह वान टेंग से डरता था और उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वान टेंग अधीर नहीं हुआ। वह शांत और संयमित लग रहा था, जैसे बिल्ली चूहे का शिकार कर रही हो। उसे लगा कि शादीदी बचकर नहीं निकल पाएगी। चूहा बिल में फंस गया था। उसने शादीदी को उस पर झपटने से रोकने के लिए दूरी बनाए रखी।
आखिरकार उसे नहीं पता था कि इस एलियन के पास और क्या क्या तरकीबें हैं। क्या तुम मेरे साथ बातचीत नहीं करना चाहते? तुम किस बात से डरते हो? वान टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। शाह दीदी को कोसने का मन हुआ। अगर उसे अब भी समझ नहीं आया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, तो वह बेवकूफ ही कहलाएगा। इस धरतीवासी को शुरू में ही उसके इरादों का एहसास हो गया होगा, लेकिन फिर भी उसने उसे लुभाने में समय बर्बाद किया। ऐसा बेकार काम करके वह कितना ऊब गया होगा। शाह दीदी लगभग पागल हो गई थी। उनकी आंखें कड़वाहट से भरी हुई थीं। वह एक छोटे बच्चे की तरह असहाय और कमजोर महसूस कर रहे थे जिसे धमकाया गया हो। तुम्हें क्या चाहिए? शाह दीदी ने गुस्से में पूछा। वान टेंग ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारी भूख कितनी बड़ी है? शाह दीदी हैरान रह गईं। इस धरतीवासी की मांगे उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मूर्ख नहीं बने। कितना धूर्त आदमी है। ये छोटा सा प्राणी पृथ्वीवासी जैसा नहीं लग रहा था। उसे मिलने वाले दूसरे इंसान महत्वाकांक्षी थे, लेकिन इसकी एक सीमा थी। कुछ प्रलोभनों के बाद वे आज्ञाकारी ढंग से चारा स्वीकार कर लेते थे। आध्यात्मिक अनुबंध और अंतरिक्ष यान को 2। पिछली बार जब उसने उसे कुछ छोटी छोटी चीजें दी थीं, तो उस इंसान ने उसके प्रति बहुत आभार महसूस किया था। वह इतना खुश था कि लगभग अपना आपा ही खो बैठा था। फिर भी इस युवक पर उनके तरीके काम नहीं आए। NOWELLBEIN.CO। ये युवक उससे सब कुछ छीन लेना चाहता था। मेरी भूख हमेशा से अच्छी रही है, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस समय शाह दीदी को अपनी चेतना के किनारे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर किसी की चेतना का आकार अलग अलग था। शाह दीदी का दिमाग केवल इतना ही बड़ा था। शाह दीदी की आत्मा कांपने लगी। वह अपनी चेतना के एक कोने में सिमट गई। उसने इधर उधर घूमना बंद कर दिया और सीधे अपने इरादे से कहा, मुझे जाने दो और मैं तुम्हें बताऊंगी कि अंतरिक्ष यान को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ओह! वान टेंग दंग रह गया। तुम मुझे अंतरिक्ष यान देना चाहते हो? हाँ, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो पूरा अंतरिक्ष यान तुम्हारा हो जाएगा, जिसमें अंदर की हर चीज भी शामिल है। मैं पृथ्वी छोड़ दूंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, शाह दीदी ने जल्दी से कहा। आप अंतरिक्ष यान के बिना पृथ्वी कैसे छोड़ सकते हैं? वान टेंग ने उत्सुकता से पूछा। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाहरी अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से जीवित रहने का हमारा अपना तरीका है। अगर आप मुझे जाने देंगे तो सौदा पक्का हो जाएगा। क्या ऐसा है? वान टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और गहरी सोच में डूबा होने का नाटक किया। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तुम्हें मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि तुम्हें पहले मुझे ये बताना होगा कि अंतरिक्ष यान को कैसे नियंत्रित किया जाए। ये शर्त है। शाह दीदी बहुत खुश थीं। मैं आपको बता सकती हूँ कि अंतरिक्ष यान को कैसे नियंत्रित किया जाए, लेकिन इस सौदे की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आपको मेरे साथ एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक अनुबंध? वान टेंग ने आश्चर्य से शब्दों को दोहराया। उसे उलझन महसूस हुई। यह आध्यात्मिक अनुबंध एक दिलचस्प चीज लग रहा था। सौदे की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आध्यात्मिक अनुबंध का उपयोग करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी सभ्यता ने कुछ ऐसे गहन नियमों को समझ लिया था जिनके बारे में वह नहीं जानता था? ये सही है, एक आध्यात्मिक अनुबंध। एक बार आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें अनुबंध की शक्ति से दंडित किया जाएगा। कम गंभीर मामलों में उनकी आत्माएं घायल हो जाएंगी और वे अपंग हो जाएंगे। अधिक गंभीर मामलों में आत्माएं नष्ट हो जाएंगी। वे तुरंत मर जाएंगे। वान टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। अचानक उसने पूछा, क्या आप अनुबंध के नियमों का उपयोग करके मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? शाह दीदी दंग रह गईं। उन्होंने जल्दी से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम नियम लिख सकती हो। मैं दखल नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर ये तय हो गया है। वान टेंग ने सिर हिलाते हुए अनिच्छा का नाटक किया। फिर उसने पूछा, आध्यात्मिक अनुबंध कहाँ है? मेरी कलाई पर एक अंतरिक्ष वस्तु है। आध्यात्मिक अनुबंध इसके अंदर रखा हुआ है। वान टेंग ने सिर हिलाया। उसने अपने विचार बदले और उसकी चेतना उसके शरीर में वापस आ गई। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा अभी भी शाह दीदी के दिमाग में बना हुआ था ताकि वह कोई परेशानी पैदा न कर सके।
उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके लिए स्थिति को बदलना असंभव था। शाह दीदी ने अपनी अंतरिक्ष कलाई घड़ी से एक वस्तु निकाली और कहा, मेरा शयन कक्ष खोलो और मैं इसे बाहर भेजूंगी। ये ठीक है, मैं इसे ले सकता हूं, वांग टेंग ने शांति से कहा। शाह दीदी सोच रही थी कि वह आध्यात्मिक अनुबंध कैसे लेंगी, तभी उन्हें लगा कि उनके हाथ का वजन गायब हो गया है। वस्तु पहले ही जा चुकी थी। यह क्या है? शाह दीदी अचंभित रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि वांग टेंग ने ये कैसे किया, लेकिन अपने अनुभव के कारण उसे तुरंत ही ये तरीका समझ में आ गया। वह दंग रह गया। ये युवक अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता है। ये सही है, केवल अंतरिक्ष शक्ति ही ऐसा कर सकती है। वांग टेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि शाह दीदी क्या सोचती है। उसकी नजर उसके हाथ में मौजूद चीज पर पड़ी। ये किसी अज्ञात सामग्री से बना एक आयताकार लकड़ी का बक्सा था। यह मोटा और मजबूत था और भारी लग रहा था। सतह पर भी कई पैटर्न थे। ये सरल और सादा लग रहा था। ये औपचारिक लगता है, वांग टेंग ने खुद से कहा। उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल करके अंदर की सामग्री को देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि यह सुरक्षित है, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके बॉक्स खोला। उसने अपने हाथों का उपयोग नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्लिक। लकड़ी का बक्सा हमेशा की तरह खुल गया। कुछ भी गलत नहीं हुआ। वांग टेंग के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसे मौत का डर नहीं था, लेकिन इस अनजान एलियन के सामने सावधान रहना हमेशा अच्छा होता है। अगर नहीं तो वह बिना किसी चेतावनी के मर सकता है। बॉक्स में जानवर की खाल से बना एक पुराना स्क्रॉल था। ये कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन अपनी मजबूत आत्मा की उत्पत्ति के साथ उसने एक विशेष आध्यात्मिक उतार चढ़ाव महसूस किया। पुस्तक में आध्यात्मिक उतार चढ़ाव थे। वांग टेंग आश्चर्यचकित हुआ। उसकी सार चक्षु अभी भी सक्रिय थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह इस स्क्रॉल का सार नहीं देख सकता। दिलचस्प। वांग टेंग दिलचस्पी से मुस्कुराया। उसने अपनी आंखों के सार में खाली विशेषताएं जोड़ दी। कुछ समय पहले ही उन्हें सार चक्षु प्राप्त हुआ था, इसलिए यह अभी भी प्रारंभिक अवस्था में था। सार की आंखें 1/10 शुरुआती। अगर वह दूसरे स्तर पर जाना चाहता था तो उसे 10 अंक की विशेषताओं की आवश्यकता थी। हालांकि वांग टेंग जानता था कि सार की आंखें आध्यात्मिक दृष्टि के समान ही थीं। ये 10 विशेषता बिंदुओं की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में अधिक खाली विशेषताओं की आवश्यकता थी। जैसी कि उम्मीद थी, खाली विशेषताएं नाटकीय रूप से कम होने लगी। उसी समय वांग टेंग की आंखें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। सार की आंखें मध्यवर्ती चरण तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने 10,000 रिक्त विशेषताएं खो दी। वांग टेंग का चेहरा हरा हो गया। अरे, ये सार की आंखें आध्यात्मिक दृष्टि से भी डरावनी थीं। ये कौशल उसके रिक्त गुणों को तुरंत खाली कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह इसे बढ़ाने में असमर्थ था। ध्यान रहे, उसने 50,000 अंक खाली विशेषताओं को इकट्ठा करने के लिए बहुत समय और प्रयास लगाया था। फिर भी इसका 5वां हिस्सा तुरंत इस्तेमाल हो गया और भविष्य में और अधिक की आवश्यकता होगी। उसके पास अब इसे बढ़ाने के लिए अंक नहीं थे। दोबारा। सार की आंखें 1/100 मध्यवर्ती अंक। वांग टेंग ने जब देखा कि सार की आंखें ऊपर उठ रही हैं तो वह तुरंत रुक गया। बीच का चरण ही काफी था। अगर जरूरत पड़ी तो वह भविष्य में भी इसका स्तर बढ़ाता रहेगा। वांग टेंग आध्यात्मिक अनुबंध को देखता रहा। सार की आंखें बाधाओं की परतों से गुजरी और अनुबंध का सार देखा। वह अजीब ऊर्जा की एक गेंद थी। यह एक निश्चित अनुबंध की शक्ति की तरह लग रहा था। वांग टेंग को प्राचीन भगवान की लाश से प्राप्त अल्टिमा की शक्ति याद आ गई। ये शक्ति अल्टिमा की शक्ति से भी अधिक भयावह और गहन थी। वांग टेंग ने पहले कभी ऐसी ऊर्जा नहीं देखी थी। आपको यह आध्यात्मिक अनुबंध कैसे मिला? वांग टेंग ने मुड़कर शाह दीदी से अजीब नजर से पूछा। मैंने इसे खरीदा है। ये बहुत महंगा है। ये कैसे बना है? इसे किसने बनाया? वांग टेंग ने फिर पूछा। ये रून मास्टर्स द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने अनुबंध की शक्ति को समझ लिया है। केवल वे ही इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुबंध को बना सकते हैं, शाह दीदी ने सीधे उत्तर दिया। वांग टेंग ने सोचते हुए सिर हिलाया। उसने पूछना बंद कर दिया। उसे वे सभी उत्तर मिल गए थे जो वह चाहता था। शाह दीदी कोई रनमास्टर नहीं थी, इसलिए उसे उससे कुछ और नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में चलो अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, वांग टेंग ने कहा। मैं इसका उपयोग कैसे करूं? आप अनुबंध पर लेन देन के नियम लिख सकते हैं।
फिर अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी आत्मा की उत्पत्ति का उपयोग करें और मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कहें, शा दीदी ने समझाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने निर्देशों का पालन किया और सब कुछ पूरा करने के बाद आध्यात्मिक अनुबंध शा दीदी को सौंप दिया। शा दीदी ने ध्यान से उस सामग्री को देखा। हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने उसे 5 बार पढ़ा ताकि सुनिश्चित हो सके कि उसमें कोई समस्या तो नहीं है। ये हो गया है ना? वांग टेंग ने पूछा। हाँ, शा दीदी ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वांग टेंग को ब्रह्मांड अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने का तरीका बताने के लिए वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बर्फीले नीले रंग का क्यूब भी निकाला और कहा, यह अंतरिक्ष यान का मूल है। मैंने पहले ही अंदर के आध्यात्मिक निशान मिटा दिए हैं। आपको बस यहाँ अपना आध्यात्मिक निशान बनाना है और आप अंतरिक्ष यान को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या अब आप मुझे जाने देंगे? वांग टेंग ने कोर को लेने के लिए अपनी स्पेस टैलेंट का इस्तेमाल किया। उसने इसे अपने हाथ पर तौला और सिर हिलाया। एक बार जब मैं जांच कर लूंगा और पुष्टि कर लूंगा कि सब कुछ ठीक है, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। प्राणियों के अंतरिक्ष यान के अंदर। वांग टेंग ने शा दीदी के निर्देशों का पालन किया और नियंत्रण कक्ष में पहुंचे। नियंत्रण कक्ष अंतरिक्ष यान के ठीक बीच में था। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। एक बार नियंत्रण कक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तो ब्रेकडाउन हो जाएगा और पूरा अंतरिक्ष यान नष्ट हो जाएगा। वांग टेंग को नहीं पता था कि अंतरिक्ष यान में कोई खराबी थी या नहीं। आखिरकार जब यह उतरा था तो इस पर हमला हुआ था। हालांकि शा दीदी के रवैये के आधार पर समस्या बहुत बड़ी नहीं थी। यदि वह उसके साथ लेन देन करने के लिए किसी बेकार अंतरिक्ष यान का उपयोग करता है तो वह मृत्यु को आमंत्रित कर रहा होगा। बहुत जल्द वांग टेंग धातु से बने एक गलियारे से होकर चला गया और एक चांदी सफेद धातु के दरवाजे के सामने आ गया। क्या ये वही जगह है? वांग टेंग को शा दीदी के निर्देश याद आए और उसने दरवाजे के पास लगी स्क्रीन खोली। उसने शा दीदी द्वारा बताया गया कोड डाला। दरवाजा धीरे से बीप की आवाज के साथ खुला। यह कोई बड़ा कमरा नहीं था, लेकिन ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। सभी उपकरण बंद थे और कंट्रोल रूम नीरस और शांत था। पूरा अंतरिक्ष यान हाइबरनेशन में था। इसे सक्रिय करने के लिए कोर क्यूब की जरूरत थी। वांग टेंग पास आए और मुस्कुराए। पोप के पास अंतरिक्ष यान काफी समय से था, लेकिन वे कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल नहीं हो पाए। फिर भी वांग टेंग ने ऐसा किया। वह इस बारे में सोचते हुए कंट्रोल रूम के बीच में चला गया। वहां एक सीट थी, कंट्रोल रूम में एकमात्र सीट। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग बैठ गए और सीट को सबसे आरामदायक कोण पर झुका दिया। इस समय सीट के सामने का फर्श हिल गया और एक गहरा सुनहरा स्तंभ धीरे धीरे ऊपर उठ गया। उस स्तंभ में एक चौकोर छेद था। स्तंभ, ये वह स्थान था जहां उसे कोर क्यूब रखना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला होगा। अगर नहीं, वांग टेंग ने कोर क्यूब निकाला और उसमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति भर दी। यदि वह घन में अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ना चाहता था तो उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना होगा। प्रक्रिया सुचारू थी। वांग टेंग ने बिना किसी दुर्घटना के क्यूब में सफलतापूर्वक अपनी छाप छोड़ी। कोर क्यूब पर नीली रेखाएं चमकने लगीं। पैटर्न शुरू में बेहद सरल थे, लेकिन वे जल्द ही पूरे क्यूब में फैल गए। उस पर अनगिनत रेखाएं थीं। वांग टेंग की नजर चमक उठी। वह अपने और क्यूब के बीच के संबंध को साफ साफ महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि शा दीदी उससे झूठ नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह आध्यात्मिक अनुबंध की शक्ति पर पूरी तरह भरोसा करता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह वांग टेंग को अंतरिक्ष यान का नियंत्रण इतनी आसानी से नहीं देता। दुर्भाग्य से वांग टेंग के होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी जब उसने कुछ सोचा। मुझे बस क्यूब को खंभे में रखना है। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कोर क्यूब को सुनहरे खंभे के छेद में रख दिया। एक बार जब कोर क्यूब को छेद में रखा गया तो क्यूब पर लगी नीली रोशनी सुनहरे खंभे में विलीन हो गई और सुनहरे खंभे पर भी कई नीली रेखाएं दिखाई देने लगीं। रेखाएं पूरी सतह को कवर करती थीं और फर्श तक फैली हुई थीं। ये पूरे अंतरिक्ष यान से जुड़ा हुआ था। वांग टेंग उत्सुक थे। इस अंतरिक्ष यान को बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीक दिलचस्प थी, जिससे लोगों को एक प्रभावशाली एहसास हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक पूरा कमांड रूम जगमगा उठा। सभी उपकरण काम करने लगे और अपनी नींद से जाग उठे। मेरे प्यारे गुरु मिनोस 3 अंतरिक्ष यान में आपका स्वागत है। मैं बुद्धिमान प्रणाली हूं मिग 3957।
अचानक कमांड रूम में एक कोमल आवाज गूंजी। मिग 3957। वान टेन को ये नाम पसंद नहीं आया। वह शिकायत करना चाहता था। तुम अपना नाम 9527 क्यों नहीं रखते? बुद्धिमान प्रणाली, वान टेंग ने पुकारा। हाँ, आप मुझे मिग 3957 कह सकते हैं, आवाज फिर सुनाई दी। मिग 3957, यह आपका नाम क्यों है? वान टेंग ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मार्क टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा निर्मित 3957वां मिनोस 3 अंतरिक्ष यान हूं, मिग 3957 ने कहा। तुम्हारा नाम तो बहुत अजीब है। वान टेन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। मिग 3957, क्या आपके पास होलोग्राम नहीं है? वान टेन को अपने क्वीन फीनिक्स बैटलक्राफ्ट का ख्याल आया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों की तुलना तकनीक के मामले में नहीं की जा सकती थी, लेकिन क्वीन फीनिक्स बैटलक्राफ्ट के पास अपनी बुद्धिमान प्रणाली के लिए एक आभासी छवि थी। यह एक मानवीय डिजाइन था, फिर भी इस हाईटेक अंतरिक्ष यान में यह नहीं था। मेरे पिछले मास्टर ने मेरे लिए कोई आभासी छवि निर्धारित नहीं की थी। अगर आपको ये पसंद है तो मैं आपको एक नमूना दिखा सकता हूँ। मैं किसी भी समय बाहर आ सकता हूँ। ये केक का एक टुकड़ा है। मिग 3957 की आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। हाँ, वान टेंग ने उसकी आवाज में आत्मविश्वास सुना। ऐसा लग रहा था कि खुफिया तंत्र बेहद हाईटेक है। ये वान टेंग की उम्मीदों से बढ़कर है। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोई बात नहीं, ये ठीक है। वान टेन को आभासी छवि बनाने में शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके पिछले मास्टर संभवतः शादीदी थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वे ऐसा नहीं करते। ठीक है। 3975 इस अंतरिक्ष यान की स्थिति क्या है? वान टेंग ने अंततः महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न पूछा, वान टेंग के सामने एक स्क्रीन प्रकट हुई, जिस पर नीले रंग का डेटा तैर रहा था। मेरे प्यारे गुरु, यह अंतरिक्ष यान 15% क्षतिग्रस्त है। मुख्य बल इंजन क्षतिग्रस्त नहीं है, लेकिन 6 सहायक इंजनों में से 2 काम नहीं कर रहे हैं। 30% आरक्षित ऊर्जा अभी भी उपलब्ध है। मिग 3957 ने परिचय देना शुरू किया। फोर्स इंजन, वान टेंग ने सोचना शुरू किया। हाँ, अंतरिक्ष यान बल संपीड़न इकाई का उपयोग करता है ताकि अंतरिक्ष यान की नौकायन को बनाए रखने के लिए नक्षत्र बल के द्रव्यमान भंडार को ऊर्जा में संपीड़ित किया जा सके, मिग 3957 ने कहा। तारामंडल बल, वान टेंग ने सिर हिलाया। उसने पूछा, क्या हम अभी रवाना हो सकते हैं? कोई समस्या नहीं, मिग 3957 ने जवाब दिया। जल्दी मत करो, भविष्य में हमें इसे आजमाने का मौका मिलेगा। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। हाइबरनेट करना जारी रखो। हाँ, मेरे प्यारे मालिक। मिग 3957 ने वान टेंग के आदेश का पालन किया और चुप हो गया। पूरा कमांड रूम बंद हो गया। वान टेंग ने कोर क्यूब निकाला और कमांड रूम बंद कर दिया। वह वापस उस कमरे में चला गया जहां एलियंस सो रहे थे। कैसे हुआ? तुम्हें अंतरिक्ष यान को पहले ही नियंत्रित कर लेना चाहिए था, है ना? क्या तुम मुझे अब जाने दोगे? शाह दीदी ने जैसे ही वान टेंग को वापस आते देखा, पूछा। अधीर मत बनो, वान टेंग मुस्कुराया। यह मत भूलो कि हमने आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि तुम मुकरोगे तो गंभीर परिणाम होंगे। शाह दीदी की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने उसे धमकी दी। आह, ये बहुत डरावना होगा। वान टेंग ने डरने का नाटक किया, अपनी छाती थपथपाई। शाह दीदी अवाक रह गईं। क्या आप थोड़ा और नकली हो सकते हैं? उसे अचानक बुरा महसूस हुआ। यह आदमी डरा हुआ नहीं लग रहा था। क्या वह सच में आध्यात्मिक अनुबंध की शक्ति से नहीं डरता था? ये तो असंभव था। दीदी अपने ही विचारों से स्तब्ध थे, लेकिन जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उन्होंने अपना सिर हिलाकर इनकार कर दिया। कोई भी व्यक्ति अनुबंध की शक्ति की अवहेलना नहीं कर सकता, यहां तक कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी नहीं। ये पृथ्वीवासी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? वान टेंग के हाथों में अचानक 2 चीजें दिखाई दी। इनमें से एक आध्यात्मिक अनुबंध था, जबकि दूसरा एक साधारण पशु पुस्तिका थी। शाह दीदी की बुरी भावना और प्रबल हो गई। वान टेंग ने मुस्कुराते हुए दोनों स्क्रॉल खोले और उन्हें शाह दीदी के सामने रख दिया। आध्यात्मिक अनुबंध खाली था। उनका पिछला लेन देन एक साधारण स्क्रॉल पर लिखा हुआ था। ये कैसे संभव है? शाह दीदी ने आंखें सिकोड़कर पूछा।
उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह अविश्वास में चिल्लाने लगा। कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें धोखा दिया गया है। वान टेंग ने एक दुष्ट मुस्कान दी। उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय आध्यात्मिक भ्रम का इस्तेमाल किया था। शा दीदी की आध्यात्मिक शक्ति घायल हो गई थी, इसलिए वह इसका पता लगाने में विफल रही। तुम घिनौने हो। शा दीदी क्रोधित थी। उनके पास भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच्चाई उनके सामने थी, उन्हें उस पर विश्वास करना था। हालांकि उसे यह समझ में नहीं आया कि वान टेंग ने दोनों स्क्रॉल की अदला बदली कैसे की। तुम्हें पता है कि तुम पृथ्वी पर क्यों आए हो? वान टेंग ने व्यंग्य किया। शा दीदी की नजरें चमक उठी। उन्होंने स्वीकार किया कि जब उन्होंने ओलांड फेडरेशन के बाहर इस ग्रह की खोज की थी तो उनके इरादे बुरे थे। रोमांचित और उत्साहित होकर वे अपना आपा खो बैठे। उतरने से पहले ही उन्हें एहसास हो गया कि यह ग्रह बहुत पिछड़ा हुआ है। सबसे शक्तिशाली योद्धा भी ग्रहीय अवस्था तक नहीं पहुंच पाया था। वे इस सुदूर और अविकसित ग्रह पर आसानी से कब्जा कर सकते थे, भले ही वे ब्रह्मांड में सबसे कमजोर थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी। इस कारण जब वे इस ग्रह पर उतरे तो दुर्घटना हो गई। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि इस ग्रह पर अंतरिक्ष का एक ओवरलैप है। उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब वे करीब पहुंचे और उनका अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष की शक्ति से प्रभावित हुआ। उन्होंने समय रहते प्रतिक्रिया की, लेकिन अंतरिक्ष की भयावह शक्ति से वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। संयोग से एक मानव ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें पकड़ लिया। इसके बारे में सोचने पर मुझे लगता है कि यह एक दुखद घटना थी। यह उनके लिए धनवान बनने का एक बेहतरीन मौका था। ध्यान रहे, ब्रह्मांड में जीवन वाला ग्रह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये ग्रह वास्तविक धन पैदा करने के लिए पर्याप्त था। अगर वे इसे सही तरीके से करते तो वे संचालन का कुछ हिस्सा प्राप्त कर सकते थे और अपने बाकी जीवन के लिए कमा सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके जैसे ब्रह्मांड अन्वेषकों का मिशन ग्रहों की खोज करना था, इसलिए वे अंतरिक्ष में हजारों मील की यात्रा करते थे। इसके अलावा यह इस ग्रह पर स्थानीय लोगों के लिए कोई बुरी बात नहीं हो सकती। उन्हें उन्नत तकनीक और उच्च मार्शल आर्ट के रास्ते मिल सकते हैं। यह उनके बाकी जीवन को मूर्खता में जीने से बेहतर है। बेशक यह उनकी अपनी इच्छाधारी सोच थी। कौन सा ग्रह खुद को बेचना चाहेगा? वान टेन को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वह शा दीदी के हाव भाव से अंदाजा लगा सकता था। इन एलियंस के इरादे अच्छे नहीं थे। तुम्हें क्या चाहिए? शा दीदी ने नाक भान सिकोड़ी। वह जानता था कि वह वान टेन से बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने उम्मीद करना छोड़ दिया। उनके जैसे खोजकर्ता ब्रह्मांड में अपना रास्ता बनाते हैं। ब्रह्मांड एक रहस्यमय जगह है जिसमें अनगिनत खतरे हैं। किसी भी खोजकर्ता से निपटना आसान नहीं था। खांसी, अगर उसे मौत का डर भी होता तो वह उसे जाहिर नहीं करता। क्यों न मैं तुम्हारे साथ एक अदला बदली का सुझाव दूं? वान टेन मुस्कुराया। एक अदला बदली? शा दीदी को झल्लाहट महसूस हुई। उसने कुछ समय पहले वान टेन से यह बात कही थी, लेकिन अब उनकी भूमिकाएं बदल गई हैं। वह जानता था कि दूसरे पक्ष के अपने इरादे हैं, लेकिन जब मौका मिलता तो वह आसानी से हार नहीं मानता। यदि उसे मरना न होता तो वह मरना नहीं चाहता। कौन सा एक्सचेंज? शा दीदी ने हताशा में पूछा। ये बहुत सरल है। वान टेंग ने अपना मुंह खोला और शा दीदी की गंभीर आंखों में देखा। टकटकी। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा करता, एक लाल चमक प्रकट हुई। मोहित। अरे फिर से यही हरकत। शा दीदी दंग रह गईं। उनके हाव भाव बदल गए, लेकिन इस बार उनके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। उनका मन कांप उठा और वे अपनी चेतना खो बैठे। एक एक्सचेंज। केवल एक बेवकूफ ही आपके साथ सौदा करेगा, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने पुष्टि की कि शा दीदी ने उनसे पूछताछ करने से पहले ही बेहोशी की हालत में थी। जादू के कौशल के तहत शा दीदी ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। बहुत जल्द वान टेंग ने इन एलियंस के सभी रहस्यों को खोज निकाला। जितना अधिक शा दीदी ने कहा, वान टेंग की अभिव्यक्ति उतनी ही गंभीर होती गई। वह अपने सामने धीरे धीरे एक बड़े ब्रह्मांड का नक्शा खुलता हुआ देख सकता था। दुनिया बहुत बड़ी थी और इसमें कई जटिल जातियां थीं। वे भी दुर्जय उपस्थितियां थीं जो ब्रह्मांड पर शासन कर सकती थीं। ये सभी चीजें उसके लिए बहुत बड़ी उत्तेजना थीं। ये समझ से परे था। पृथ्वी के बाहर एक बड़ी दुनिया थी। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी से कई गुना अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट सभ्यताएं भी थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
ध्यान रहे, अगर जिंगबू महाद्वीप पृथ्वी से नहीं जुड़ा होता तो यह अभी भी एक साधारण ग्रह होता जहां कोई मार्शल आर्ट नहीं होती। पृथ्वी एक अविकसित ग्रह था। कुछ देर बाद वान टेंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। होलांड फेडरेशन, ग्रहों का मंच, ब्रह्मांड खोजकर्ता, जीवन वाले ग्रहों को बेचना। ये सभी आश्चर्यजनक खबरें वान टेंग के मुंह से निकली। अगर वहां कोई और होता तो वे अचंभित रह जाते। ये जानकारी बहुत ज्यादा थी, यहां तक कि वान टेंग भी असमंजस में था। वह ये जानकारी देश जिया और दुनिया के उच्च अधिकारियों को बताना चाहता था। आखिरकार ये पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण खबर थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। अगर वह चाहता भी तो उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। वान टेंग ने एक क्षण सोचा और इस विचार को त्याग दिया। अगर वह जानकारी दे देता तो कुछ लोगों की नजर उसके अंतरिक्ष यान पर पड़ सकती थी। उस समय चीजें परेशानी वाली हो जाती। हालांकि उसने इसे छिपाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वह तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक वह काफी मजबूत न हो जाए। उस समय कोई भी उसकी चीजों को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय शा दीदी जाग गईं और आश्चर्य से वान टेंग को देखने लगी। उनका दिल निराशा से भर गया था। यह आदमी शैतान था। उसने जो कुछ भी कहा वह सब झूठ था, एक आदान प्रदान। वह फिर से उससे झूठ बोल रहा था। शा दीदी को याद आया कि क्या हुआ था और उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ हर तरह से धोखा हुआ था। वान के सामने उनकी झांसा देने की कला कुछ भी नहीं थी। टेंग, OTT। वह निराश महसूस करने लगा। वान टेंग ने जब उसके हाव भाव देखे तो वह आत्मचिंतन करने लगा। क्या वह कुछ ज्यादा ही उग्र था? यहां तक कि एक एलियन भी खुद पर शक कर रहा था। वह उसे पीड़ा में नहीं देख सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शर्मिंदा, शर्मिंदा। वान टेंग ने 3 सेकंड के लिए खुद पर विचार किया और फिर शा दीदी की ओर देखा। कोई आखिरी शब्द? अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं आपको आपकी परेशानी से मुक्त कर दूंगा। ऐसा लगता है कि आप दर्द में हैं। शा दीदी आश्चर्यचकित थी। ये पहली बार था जब उसने किसी को इतने ताजगी भरे अंदाज में ये कहते हुए सुना था कि वह उसे मार डालना चाहता है। धिक्कार है, वह अमानवीय था। शा दीदी को कोसना तो था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उसने वान टेंग की उदासीन निगाहों को देखा और उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो, मैं अभी भी उपयोगी हूँ। शा दीदी ने उसकी लार निगल ली और जल्दी से रो पड़ी। ओह! वान टेंग को आश्चर्य हुआ। फिर उसने दिलचस्पी से पूछा, मुझे नहीं लगता कि तुम किस तरह उपयोगी हो सकते हो। मुझे पता है कि आप जैसा कोई व्यक्ति अपने जीवन के बाकी समय इस अविकसित ग्रह पर नहीं रहना चाहेगा। एक दिन आप विशाल ब्रह्मांड में कदम रखेंगे। मैं शायद सबसे मजबूत नहीं हूं, लेकिन मैं कई जगहों पर जा चुकी हूं। मैं आपकी मार्गदर्शक बन सकती हूं। यह आपको भविष्य में ब्रह्मांड में प्रवेश करते समय बहुत सी परेशानियों से बचाएगा। शा दीदी ने जल्दी से समझाया। आप काफी उपयोगी लगते हैं। वान टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और सहमति में सिर हिलाया। शा दीदी बहुत खुश थीं। उन्हें लगा कि वे खुद को बचाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। उन्होंने लोहा गर्म होने पर ही वार किया और कहा, ब्रह्मांड में कई गुट हैं। आप एक अविकसित ग्रह पर पैदा हुए हैं, इसलिए आपकी शुरुआत दूसरों से पीछे है। अगर आपका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है तो आपको निश्चित रूप से कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी भड़का सकते हैं जिसे आपको नहीं भड़काना चाहिए। मैं इन सब से बचने में आपकी मदद कर सकता हूं। आप खुद को बढ़ावा देने में अच्छे हैं। वान टेंग ने शा दीदी को अजीब तरह से देखा। वह उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन इस एलियन ने उसे मना लिया था। उसे मानना पड़ा कि उसकी बात सही थी। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यह मेरा इलाका है, इसलिए तुम वैसे भी ज्यादा परेशानी नहीं पैदा कर पाओगे, वान टेंग ने बेपरवाही से कहा। वह इस अंतरिक्ष यान के नियंत्रण में था और वे उसके अंतरिक्ष खंड में थे। उसके लिए बच निकलना असंभव था, इसलिए वान टेंग चिंतित नहीं था। भविष्य में जब वह शक्तिशाली हो जाएगा तो ये प्लेटो प्राणी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उसे उनके द्वारा धोखा दिए जाने का डर नहीं रहेगा। दूसरे लोग किसी एलियन के सामने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं करेंगे, भले ही वह बुरी तरह घायल हो। इसके अलावा ये पहली बार था जब उन्होंने ग्रहीय अवस्था के दुर्जय योद्धाओं की उपस्थिति के बारे में सुना था। उन्हें नहीं पता था कि वे उन्हें हरा पाएंगे या नहीं।
हालांकि वान टेंग एक बक था, उसे अपने आप पर बहुत भरोसा था। अपनी सीमा को जानना ही बुद्धिमत्ता है, वह जानता था। वान टेंग की बातें सुनकर शा दीदी ने राहत की सांस ली। ये बहुत मुश्किल है। वह एक ग्रहीय स्तर का योद्धा था, लेकिन वह एक ऐसे पृथ्वीवासी के हाथों में पड़ गया जो उसके स्तर तक भी नहीं पहुंचा था। उसे खुद को बढ़ावा देना पड़ा और उससे दया की भीख मांगनी पड़ी। यह उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। शा दीदी को लगा कि वह शायद ब्रह्मांड में सबसे बदकिस्मत ग्रहीय मंच का दुर्जय योद्धा था। ओह ठीक है, मुझे आपके साधना शास्त्रों और युद्ध तकनीकों पर एक नजर डालने दो, वान टेंग ने अचानक कहा। शा दीदी चौंक गई, वह हिचकिचाया। क्यों, तुम यह नहीं कर सकते? वान टेंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। नहीं, आपने मुझे गलत समझा। मैं इन शास्त्रों या युद्ध तकनीकों को नहीं निकाल सकती, शा दीदी ने जल्दी से समझाया। आजादी का स्वाद। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते? वान टेंग ने भौहें सिकोड़ी। संघ में ग्रहीय चरण से ऊपर के सभी शास्त्रों और युद्ध तकनीकों का एकाधिकार है। जब आप उन्हें खरीदते हैं तो आपको एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। यदि आप इसे दूसरों को बताते हैं तो आप तुरंत मर जाएंगे, शा दीदी ने डरते हुए कहा। ये फिर से आध्यात्मिक अनुबंध क्यों है? वान टेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह हैरान था। मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने जो कहा उसके आधार पर ओलांत संघ में कई जातियां हैं और जनसंख्या कुछ ट्रिलियन होनी चाहिए। हर कोई आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कैसे कर सकता है? इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, तुम नहीं समझ सकते कि संघ कितना डरावना है। कोई भी बच नहीं सकता जब तक कि यह तुम्हारी व्यक्तिगत युद्ध तकनीक या शास्त्र न हो। अगर ये तुम्हारा है तो तुम दूसरों को सिखा सकते हो। हालांकि ये शास्त्र और युद्ध तकनीकें शक्तिशाली गुटों के हाथों में हैं। हमारे जैसे लोगों के पास उन्हें रखने का मौका नहीं है, शा दीदी ने गंभीरता से कहा। क्या ग्रहों के मंच पर मौजूद दुर्जय योद्धा कोई मामूली बात नहीं है? वान टेंग को अचानक एहसास हुआ कि वह कितना छोटा था। शा दीदी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी बात की पुष्टि करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। वान टेंग फिर गंभीर हो गया। शा दीदी सच कह रही थी। ओलांत फेडरेशन को कॉपीराइट की गहरी समझ थी। इसे समझना मुश्किल नहीं था। ओलांत फेडरेशन ने पृथ्वी पर कॉपीराइट प्रणाली के समान एक प्रणाली का उपयोग किया। सभी मार्शल योद्धा केवल शास्त्रों और युद्ध तकनीकों को खरीदकर या खुद से बनाकर ही सीख सकते थे। जो कोई भी नियम तोड़ता उसे कानून द्वारा दंडित नहीं किया जाता। इसके बजाय वे तुरंत मर जाते। यह एक अच्छी और प्रभावशाली योजना थी। अगर भविष्य में वह अपना खुद का शास्त्र और युद्ध तकनीक बनाने में कामयाब हो गया तो वह बड़ी रकम कमा सकता है। यह उसकी आय का एक निरंतर स्रोत होगा। यह एक अवसर था, लेकिन अब वह मुश्किल स्थिति में था। वान टेंग को आश्चर्य हुआ कि वह शा दीदी से ग्रहीय अवस्था शास्त्र और युद्ध तकनीक कैसे प्राप्त कर सकता है। शा दीदी पहले ही जादू के प्रभाव से जाग चुकी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन पर 2 बार जादू का प्रभाव डालने से उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर बहुत अधिक दबाव पड़ा। वे जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। उसने डर से वान टेंग की तरफ देखा। अचानक उसे लगा कि उसका भविष्य शायद बहुत बुरा होगा। वह अंधकार में था। ओह ठीक है, मैं जरूर बेवकूफ हूँ। वान टेंग ने अचानक अपने हाथ ताली बजाए, उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक उठी। उसने एक योजना सोची। एड्स बाय पब फ्यूचर वह सिस्टम के बारे में भूल गया था। यद्यपि संभावना कम थी, फिर भी वह शा दीदी को मारे बिना उनसे शास्त्र और युद्ध तकनीक विशेषता बुलबुले प्राप्त करने में सक्षम होगा। वान टेंग की निगाहें खतरनाक हो गईं। शा दीदी कांप उठी। उन्हें अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। उन्हें फिर से एक बुरा पूर्वाभास हुआ। मैं तुम्हें अभी बाहर जाने दूंगा, वान टेंग ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। मौन। शा दीदी दंग रह गईं। वह उसे अचानक बाहर क्यों जाने देना चाहता था? यह क्या था? लेकिन वह बहुत खुश था। अगर उसे रिहा कर दिया जाता तो उसके पास भागने का मौका होता। आखिर वह एक ग्रहीय मंच योद्धा था। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था। लेकिन बाहर आने से पहले तुम्हें पहले साधना शुरू करनी होगी, वान टेंग ने कहा। शा दीदी फिर से हैरान हो गईं। उसे बाहर आने देने का साधना से क्या संबंध है? वह इस आदमी को समझ नहीं पाया। वह उलझन में था। वान टेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या सोच रहा था। उसने हथकड़ी और पैर की हथकड़ी खोल दी जो उसे बांधे हुए थी। शा दीदी को तुरंत ही फोर्स की मौजूदगी का एहसास हो गया।
उन्हें स्फूर्ति महसूस हुई। कोई बात नहीं, बाहर आना वैसे भी अच्छा है। मैं ठीक होते ही इस धरतीवासी को सबक सिखाऊंगा। उसने अपना निर्णय लिया और अपने बल कौशल शास्त्र का उपयोग करके बाहर से बल चूसना शुरू कर दिया। उसी समय वांग टेंग ने स्लीपिंग केबिन खोला। शाह दीदी तुरंत उठ बैठी। वह हंसना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर ये बहुत कठिन था। ये कठिन था। वह इतने लंबे समय से जेल में बंद था। आखिरकार उसे आजादी का स्वाद मिल सका। टकराना। हालांकि आजादी के स्वाद के अलावा उसे सिर में तेज दर्द भी महसूस हुआ। जैसा वांग टेंग अपनी ईंट पकड़े हुए था, उसे चिंता थी कि एलियन का सिर सख्त था, इसलिए उसने अपनी सबसे मजबूत अल्टिमा शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने इस हमले के लिए अपनी पूरी कोशिश की। सौभाग्यवश इसके प्रभाव अच्छे थे। ईंटों से हुए इस हमले के बाद शाह दीदी अचेत हो गए। उनकी दृष्टि काली हो गई और उनके कानों में घंटी बजने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कहाँ हूँ? अभी क्या हुआ? मैं कौन हूँ? वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने एक गुण बुलबुला गिरता हुआ देखा। उसने एलियन पर और भी अधिक हिंसक प्रहार करना शुरू कर दिया। बैंग बैंग बैंग। वांग टेंग ने उसे ढोल की तरह पीटना शुरू कर दिया। शाह दीदी का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया था और वह असमंजस की स्थिति में था। उसे नहीं पता था कि वह इस भयानक स्थिति में क्यों आ गया था। कुछ समय बाद वांग टेंग ने आखिरकार रुककर कहा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन यह उसकी सीमा थी। शाह दीदी अब और कोई विशेषता बुलबुले नहीं गिरा सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वह पहले से ही विशेषता बुलबुले के फर्श से संतुष्ट था। उसे ले लो। स्टार वुड शास्त्र 3, स्टार वुड शास्त्र 5, स्टार वुड शास्त्र 3। नक्षत्र बल लकड़ी तारांकन 10, नक्षत्र बल लकड़ी तारांकन 8। सचमुच ये काम कर गया। विशेषता बुलबुले की सामग्री को महसूस करते हुए वांग टेंग बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही ये बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, उसके दिमाग में एक आकृति की रूपरेखा उभरी। वह आकृति हवा में ऐसे बैठी थी जैसे वह साधना कर रहा हो। आकृति पारदर्शी थी। जब उसने साधना शुरू की तो वांग टेंग अपने शरीर में स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। प्रकाश के धब्बे चमक उठे और उसके पूरे शरीर में फैल गए। उसी समय उसके मन में कुछ गहन स्मृति के टुकड़े प्रकट हुए। यह उसके अनुभव और ज्ञान में बदल गया। यह प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं चली। वांग टेंग ने ज्ञान को जल्दी ही आत्मसात कर लिया। उसने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। स्टार वुड स्क्रिप्चर NOWELBEIN.CO। यह एक ग्रह अवस्था शास्त्र था। वांग टेंग भावुक हो गया। उसने आखिरकार एक ग्रहीय चरण शास्त्र प्राप्त कर लिया था। इसमें बल को नक्षत्र बल में बदलने की विधि थी। इस शास्त्र को प्राप्त करने के बाद उसने उन हिस्सों को समझा जो उसे तब हैरान कर रहे थे जब वह बल को बदलने के लिए अपना खुद का शास्त्र बनाने की कोशिश कर रहा था। स्टार वुड शास्त्र के अलावा उसने नक्षत्र वुड फोर्स विशेषता बुलबुले भी उठाए। दुर्भाग्य से वांग टेंग ने शाह दीदी को उसी क्षण रोक दिया जब उसने साधना शुरू की, इसलिए उसे इसके केवल 35 अंक मिले। कोई बात नहीं, वह भविष्य में इन्हें संचित कर सकता है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और शाह दीदी की ओर देखा, जो वापस सोने के केबिन में गिर गई थी। उसने सोने के केबिन को सील करने से पहले उसे हथकड़ी और पैर की हथकड़ी फिर से पहनाने में मदद की। शाह दीदी ने अपनी सूजी हुई आंखें खोलने की पूरी कोशिश की। वह रोना चाहता था। जैसे ही उसे आजादी की हवा मिली, उसे जेल में बंद कर दिया गया। यहां तक कि बिना किसी कारण के उसकी पिटाई भी की गई। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। ग्रह अवस्था शास्त्र और युद्ध तकनीक। जब वांग टेंग अंतरिक्ष यान से नीचे आए तो उनके हाथों में 2 नए ग्रहीय मंच शास्त्र और एक ग्रहीय मंच युद्ध तकनीक थी। उन्होंने शाह दीदी के साथियों को उनकी शीत निद्रा से जगाया और ईंट और आजादी के बारे में उनसे अच्छी बातचीत की। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आया कि उनके बीच क्या संबंध है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वांग टेंग ने शाह दीदी सहित सभी प्लेटो प्राणियों के साथ सौम्य व्यवहार किया। हाँ, धीरे से। इस शब्द का सही प्रयोग किया गया। प्लेटो के इन प्राणियों ने वांग टेंग की कोमल और प्रेमपूर्ण देखभाल का अनुभव किया। उसके बाद वे आज्ञाकारी होकर सो गए। 2 शास्त्र थे, स्टार वुड स्क्रिप्चर और स्टार फायर स्क्रिप्चर। युद्ध तकनीक थी स्टार फायर स्वॉर्ड स्लैश। वांग टेंग को लगा कि नाम बहुत औपचारिक थे। उन्हें बहुत संदेह था कि ये स्टार शास्त्र और युद्ध तकनीक शास्त्र और युद्ध तकनीकों का सबसे साधारण और निम्नतम स्तर थे।
क्या इसका मतलब ये था कि यह 7 एलियन टीम खराब थी? वान टेन का चेहरा अजीब हो गया। उसे लगा कि उसने उनका रहस्य जान लिया है। सिर हिलाते हुए उसने सोचना बंद कर दिया। उसकी नजर 2 धर्मग्रंथों पर पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये दोनों एक सेट की तरह लग रहे थे। क्या कोई स्टार अर्थ स्क्रिप्चर, एक स्टार मेटल स्क्रिप्चर और एक स्टार वाटर स्क्रिप्चर होगा? विषय वस्तु को समझने के बाद वान टेन को एहसास हुआ कि स्टार वुड शास्त्र और स्टार फायर शास्त्र में कई समानताएं हैं। वह अपने अनुमान के बारे में और अधिक निश्चित हो गया। लेकिन अपनी परिकल्पना की पुष्टि के लिए उन्हें अभी भी अन्य 3 धर्मग्रंथों की आवश्यकता थी। उन्होंने फैसला किया कि वह भविष्य में अपना खाली समय प्लेटो के अन्य प्राणियों के साथ बिताएंगे और उन्हें ईंट बनाने की कला सिखाएंगे। उनके पास सभी 5 मुख्य तत्व थे, लेकिन केवल 2 शास्त्रों को छोड़ दिया गया था। उन्होंने उसे सब कुछ नहीं दिया था। यह एक संभावना प्रश्न था। वह कुछ और प्रयासों के बाद अन्य शास्त्रों को प्राप्त करने में सक्षम होगा। जब सब कुछ विफल हो गया तो उसने 1 या 2 को मारने में कोई आपत्ति नहीं की, ताकि एक बड़ा मौका मिल सके। वान टेंग अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गया। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा और धातु के कवच वाले ज्वलंत बिच्छू और लिटिल व्हाइट को धातु के पिंजरे के बाहर खड़ा देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि वे क्या कर रहे थे। वह चला गया और पिंजरे में सितारा जानवर को देखा। NOWELL-BE-IN.CO मास्टर, धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू वान टेन को देखकर आज्ञाकारी ढंग से मुस्कुराया। उसके हाव भाव से कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन आप उसके स्वर में चापलूसी सुन सकते थे। वान टेन ने सिर हिलाया। कैसा है? कोई समस्या है क्या? इससे पहले उससे पता चला कि धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू लिटिल व्हाइट से बात करने में सक्षम था, जो बोल नहीं सकता था। उससे पूछने के बाद उसे पता चला कि प्रभु स्तर के स्टार जानवर उन स्टार जानवरों से बात कर सकते हैं जो बोल नहीं सकते। ये काली रेत चुंबकीय छिपकली बोल नहीं सकती थी, लेकिन वान टेन इसकी पृष्ठभूमि जानना चाहता था। इसलिए उसने ये जिम्मेदारी धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को सौंप दी। मुझे जवाब मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने उत्साह से सिर हिलाया। इस जानवर को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है, इसलिए इसकी सतर्कता बहुत अधिक है। इसे दूसरों से बात करना पसंद नहीं है। मुझे इसे अपना मुंह खोलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। वान टेंग ने सिर हिलाया। ये समझ में आता था। छिपकली को अच्छा समय नहीं मिला होगा क्योंकि यह एक प्रयोग का हिस्सा था। इसे कहाँ पकड़ा गया? क्या इसकी प्रतिभा एक प्रजाति की प्रतिभा है या व्यक्तिगत विशेषता है? वान टेंग ने वे 2 सवाल पूछे जिनके बारे में वह सबसे अधिक उत्सुक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने कहा कि वह सहारा रेगिस्तान से आया है और यह प्रतिभा वाला एकमात्र प्राणी है। उसके अन्य साथियों में रेत की प्रतिभा थी, जो पृथ्वी तत्व का एक उत्परिवर्तित रूप है, धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने समझाया। सहारा रेगिस्तान। वान टेंग ने सिर हिलाया। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू जिंगवू महाद्वीप का एक सितारा जानवर था, इसलिए वह सहारा रेगिस्तान को नहीं पहचान पाया। हालांकि वान टेंग पृथ्वी से था, इसलिए वह जानता था। अगर वह नहीं जानता तो वह कुएं में मेढक की तरह होता। अपनी इच्छित जानकारी प्राप्त करने के बाद वह अंतरिक्ष खंड से बाहर चला गया। सेना अभी भी झेनली कबीले के अड्डे की सफाई कर रही थी। वान टेन को उनका प्रबंधन करने की जरूरत नहीं थी। सोंग वानजियांग और अन्य लोग इसका ध्यान रखेंगे। अगले दिन उन्होंने झेनली कबीले के ठिकानों को साफ कर दिया। तीनों सैनिक जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह सुबह तीनों युद्धक विमान हवा में उड़े और पहाड़ों की ओर बढ़ गए। उनकी योजना के अनुसार अधिकांश मार्शल योद्धा अपने सैनिकों के पास लौट जाएंगे और शेष को झेनली कबीले के आत्मसमर्पण करने वाले मार्शल योद्धाओं को बचाने का काम सौंपा जाएगा। ये लोग वांग टेंग, झो जुवानवू और जियाओ नानफे का अनुसरण करते हुए पृथ्वी और राजधानी जिया तक वापस जाएंगे। वांग टेंग और झो जुवानवू योन सिटी में आयामी दरार के माध्यम से डोंगहाए लौट आए। वे एक फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप पर सवार हुए और राजधानी जिया की ओर बढ़ गए। राजधानी जिया, सैन्य। यहाँ के लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। सभी सैन्य मार्शल योद्धा रून बंदूकों से लैस होकर सावधान की मुद्रा में खड़े थे। उन्हें आदेश मिला था कि झेनली कबीले के मार्शल योद्धा आज हवाई जहाज से आएंगे। उन्हें सैन्य कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। उनमें से किसी ने भी इन आत्मसमर्पण करने वाले योद्धाओं को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की। ये भयानक अपराधी लंबे समय से कहर बरपा रहे थे, लेकिन वे हमेशा उनके चंगुल से बच निकलते थे। वे धूर्त थे और उनसे निपटना मुश्किल था। एड्स बाय पब फ्यूचर।
हालांकि अंततः झेनली कबीले का सफाया हो गया। उन्होंने ये भी सुना कि इस मिशन के लिए 3 सैन्य टुकड़ियों के मार्शल योद्धा भेजे गए थे। जनरल झोऊ जुवानवु, लेफ्टिनेंट जनरल जियो नानफेंग और प्रसिद्ध मेजर जनरल वान टेन व्यक्तिगत रूप से झेनली कबीले को नष्ट करने के लिए गए थे। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी। झेनली कबीले ने कई निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया था। उनके लिए झेनली कबीले का सफाया करने वाले ये लोग हीरो थे। हर कोई बहुत खुश था। वे जल्द ही अपने नायकों की वापसी देख सकते थे। तीनों महान सेनापति और सेना के नेता सभी उपस्थित थे। वे खुशी से लबालब होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पीछे बैठे नेता चर्चा करने लगे। मैंने नहीं सोचा था कि हम सफल होंगे। ये सही है। झेनली कबीला बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। हम हर बार असफल रहे, इसलिए लोगों का आत्मविश्वास कम होने लगा। मुझे नहीं लगा था कि इस बार उनका सफाया हो जाएगा। आह, कितनी अफसोस की बात है। वान टेन को इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। तीनों कमांडर उसका बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने झेनली कबीले के पोप को पकड़ लिया है। वर्षों के शोध के बाद हम जानते हैं कि पोप ही कबीले का मूल है। अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो एक दिन कबीला फिर से जीवित हो सकता है। कौन जानता है, पोप हमेशा से ही एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी रहा है। वह कभी भी खुद को प्रकट नहीं करता है, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल होगा। जब वे चर्चा कर रहे थे तो एक फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप क्षितिज पर दिखाई दी। वहां कई शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे, इसलिए उन्होंने इसे बहुत दूर होने के बावजूद भी देख लिया। वे यहाँ हैं। सभी लोग उत्साहित थे और एक ही दिशा में देख रहे थे। हवाई जहाज तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही सेकंड में वह सबके ऊपर दिखाई दिया और धीरे धीरे नीचे की ओर तैरने लगा। भोज की झलक। सैन्य हवाई अड्डे पर फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप के उतरने के बाद झोऊ जुवानवु, वान टेंग और मार्शल योद्धा सभी की निगाहों के सामने एयरशिप से उतरे। वे तीनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन जब 3 महान कमांडर उनका स्वागत करने आए तो झोऊ जुवानवु और जियाओ नानफेग ने अनियोजित रूप से एक कदम पीछे हट लिया, जिससे वान टेंग को नेतृत्व करने का मौका मिल गया। वान टेंग जब उनकी हरकतों को देखकर दंग रह गया। वह अकेला नहीं था। 3 महान सेनापति और उनके पीछे के योद्धा भी आश्चर्यचकित थे। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। गंभीरता से। वान टेंग शायद उनके इशारे को नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने समझ लिया। झोऊ जुवानवु और जियाओ नानफेग उन्हें चुपचाप बता रहे थे कि इस मिशन की प्रथम श्रेणी की योग्यता वान टेंग की है। लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल एक ऐसे युवक से हार गए जो अभी अभी मेजर बना था, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे उसे पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। यह आश्चर्यजनक था। तीनों महान कमांडरों ने तुरंत अपना संयम वापस पाया और वान टेंग के कंधे थपथपाए। संतुष्टि में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुमने अच्छा किया। तुमने हमें निराश नहीं किया। ये सबकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। मैं यह अकेले नहीं कर सकता था, वान टेंग ने अपराध बोध के साथ कहा। ध्यान रहे, उसने झेनली कबीले के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चुरा लिया था। उसे उनकी तारीफें स्वीकार करने में शर्म महसूस हुई। अगर उन्हें पता होता कि उसने क्या किया है तो वे सिर्फ मुस्कुराकर नहीं रह जाते। वे शायद आगे बढ़कर उसे पीट देते, लेकिन इस स्थिति में उन्हें लगा कि वान टेंग विनम्र था। देखिए, वह युवा और शक्तिशाली था, लेकिन वह विनम्र और शांत था। कितना दुर्लभ चरित्र। यदि संभव होता तो वे वान टेंग को अपनी पीढ़ी के आदर्श की उपाधि से सम्मानित करना चाहते थे। झोऊ जुवानवु मुस्कुराया। विनम्र मत बनो। अगर तुम नहीं होते तो हम झेनली कबीले से इतनी आसानी से नहीं निपट पाते। हम पोप को भी नहीं मार पाते। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या झेनली कबीले का पोप मर गया है? हर कोई हैरान था। वे झोऊ जुवानवु और वान टेंग को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। तुम लोगों ने झेनली कबीले के पोप को मार डाला। भारी भरकम कमांडर लोंग ने आश्चर्य से कहा। कमांडर योंग और कमांडर होंग ने भी उनकी ओर देखा। पोप हमेशा से उनके दिलों में कांटा रहे थे। जब तक ये व्यक्ति चला नहीं जाता उन्हें चैन नहीं मिलता। हाँ, मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से आत्मविनाश करते देखा, झोऊ जुवानवु ने उत्तर दिया। आत्मविनाश। तीनों महान सेनापति और अन्य अधिकारी अचंभित रह गए। झेनली कबीले के पोप ने आत्मविनाश कर लिया। इस धूर्त बूढ़े लोमड़ी ने जो मौत से डरता था, आत्मविनाश का रास्ता चुना। वे अविश्वास में थे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, एक पल के लिए भी इस सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ थे। क्या तुम्हें यकीन है?
कमांडर होंग ने पूछने से पहले झिझकते हुए कहा, हाँ, अगर कोई सवाल है तो आप आत्मसमर्पण करने वाले झेनली कबीले के सदस्यों से पूछ सकते हैं। उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। वह व्यक्ति झेनली कबीले का पोप था। ये वह स्पेस रिंग है जिसे उसने आत्मविनाश के बाद पीछे छोड़ दिया था। आप इसे वापस लाकर पुष्टि कर सकते हैं। वान टेंग ने एक स्पेस रिंग निकाली और कमांडर होंग को दे दी। उनकी बातें सुनकर ज्यादातर लोग उन पर यकीन करने लगे। झेनली कबीले के पोप ने वाकई खुद को खत्म कर लिया था। कितना दयनीय, कितना दुखद। इतने शक्तिशाली चरित्र ने अंत में आत्मविनाश का विकल्प चुना। आओ वापस चलें। आप सभी इस मिशन के हीरो हैं। हमने आप लोगों के लिए भोज की व्यवस्था की है। मार्शल आर्ट के लीडर भी इसमें शामिल होंगे, कमांडर योंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मार्शल आर्ट के नेता झो जुआनवू और जियाओ नानफेक की आंखें चमक उठी। दूसरे अधिकारी भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट के नेता खुद मार्शल योद्धाओं का स्वागत करने आएंगे। वे ईर्ष्यालु थे। वान टेंग भी हैरान था। उसने नेता को सिर्फ एक बार देखा था, उसके बाद वह कभी नहीं दिखा। यह आश्चर्यजनक था कि उसने झेनली कबीले के कारण सार्वजनिक रूप से प्रकट होने का फैसला किया। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए झेनली कबीले के योद्धाओं को उनके कक्षों तक पहुंचाया। सभी के चले जाने के बाद यहां जो कुछ हुआ वह विभिन्न गुटों के सभी मार्शल योद्धाओं तक फैल गया। झेनली कबीले का सफाया कर दिया गया। झेनली कबीले के पोप की हत्या कर दी गई। रात में मार्शल आर्ट के नेता वान टेंग, झो जुआनवू और अन्य मार्शल योद्धाओं के लिए भोज का आयोजन करेंगे। हर खबर पिछली खबर से अधिक आश्चर्यजनक थी। आज रात कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित होंगे क्योंकि मार्शल आर्ट के नेता आ रहे थे। विभिन्न गुटों ने इस भोज में भाग लेने के लिए काम करना और लड़ना शुरू कर दिया। यह उनके लिए मार्शल आर्ट के लीडर को देखने और देश जिया में कई महत्वपूर्ण हस्तियों को जानने का एक अवसर था। हर कोई इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। इन शक्तिशाली गुटों के प्रभाव को कम आंकना नासमझी होगी। वे आधे दिन में ही सब कुछ निपटाने में सक्षम थे। NO12BIN.CO सायं 6 बजे सैन्य क्षेत्र में कहीं एक बैंक्वेट हॉल में बहुत चहल पहल थी। रोशनी चमक रही थी और अलग अलग गुटों के कई महत्वपूर्ण लोग हॉल में इकट्ठे होकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। वे कभी कभी प्रवेश द्वार की ओर देख लेते थे। बूढ़े झाओ, तुम भी यहाँ हो। हॉल के एक कोने से आवाज आए। एक मजबूत बूढ़ा आदमी अपने पीछे कुछ नौजवानों के साथ चला आया। उस कोने में कुछ लोग बैठे थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराया जब उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वह कौन था। वह खड़ा हो गया। कियान बोयू, तुम्हारा परिवार नानहाई में है, लेकिन तुम्हें भी खबर मिली और तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए। हाँ, मैं कैसे नहीं आ सकता। यह इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कियान बोयू नामक बलिष्ठ बूढ़े व्यक्ति ने ठहाका लगाया। तुम सही हो। डोंगहाई संकट ने सभी का ध्यान खींचा था और अब झेनली कबीले का सफाया हो चुका है। मुझे यकीन है कि हर कोई इसके बारे में जानता है। झाओ फूहोंग ने सहमति में सिर हिलाया। मेजर वान टेंग सेना में एक उल्कापिंड की तरह उभर रहे हैं। कियान बोयू ने दुख जताते हुए कहा, मैंने सुना है कि वह 20 साल का भी नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी की तुलना उससे नहीं की जा सकती। झाओ फूहोंग ने सिर हिलाया और अपने परिवार की युवा पीढ़ी को फटकार लगाने का मौका लिया। उनके पीछे खड़े युवा निराश दिख रहे थे। उन्होंने वान टेंग का नाम इतनी बार सुना था कि उन्हें उल्टी आने लगी थी। वे सभी युवा थे और बहुत प्रतिभाशाली थे, इसलिए उन्हें गर्व था। उन्होंने वान टेंग को एक्शन में नहीं देखा था, इसलिए उन्हें लगा कि हर कोई अतिशयोक्ति कर रहा है। इसके अलावा बुजुर्ग उन्हें डांटने के लिए वान टेंग का इस्तेमाल करते रहे, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा। दोनों बुजुर्गों ने उनके हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। वे फिर से बातचीत करने लगे। मैंने सुना है कि मेजर वान टेंग शादीशुदा नहीं है। मुझे अपने परिवार की युवतियों को उनसे बातचीत करने के लिए कहना चाहिए। झाओ फूहोंग की आंखें छोटी थीं, लेकिन जब वह मुस्कुराया तो उनमें एक तेज और चमकदार चमक थी। हाँ, ओल्ड झाओ, क्या यही तुम्हारी योजना है? मेरी पोती कियान डोडवो एक प्रसिद्ध सुंदरी है जिसके कई प्रशंसक हैं। मेजर वान टेंग अगर उसे देखेंगे तो उनकी उसमें दिलचस्पी होगी। कियान बोयू ने ठहाका लगाया। मेरा झाओ याकिन भी बुरा नहीं है। चलो शर्त लगाते हैं। देखते हैं कि वान टेंग का दिल सबसे पहले कौन जीतता है। झाओ फूहोंग ने नाक भान सिकोड़ी। जरूर, मैं तुमसे नहीं डरता। इस बात पर दोनों बूढ़े लोग दो छोटे बच्चों की तरह झगड़ने लगे।
उनमें से हर एक के पीछे एक सुंदर युवा महिला खड़ी थी। जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो वे शर्माने लगी, थोड़ी शर्मीली दिख रही थी। वे सभी युवा महिलाएं थीं जिन्होंने प्रेम का अनुभव नहीं किया था। जब उनके बड़े बुजुर्ग उनके प्रेम जीवन को सुलझा रहे थे तो उनके लिए शांत रहना असंभव था। हालांकि जब उनकी आंखें मिली तो उन्हें एक दूसरे की निगाहों में दुश्मनी का एहसास हुआ। हर जगह चिंगारियां उड़ी। उनके मन में वांग टेंग के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। उन्होंने उसकी तस्वीरें देखी थीं। वह सुंदर, शक्तिशाली था और उसका भविष्य उज्जवल था। कोई भी महिला उसके जैसे आदमी को अस्वीकार नहीं कर सकती थी। उस स्थिति में सभी विरोधी उनके शत्रु थे। कियान डुओ के बगल में खड़े एक खूबसूरत युवक ने उनके हाव भाव देखे, उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने बेकाबू होकर अपना मुंह खोला और कहा, मैंने सुना है कि वांग टेंग के कई महिलाओं के साथ संबंध हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, उसके बहकावे में मत आना। माहौल तुरंत शांत हो गया। कियान डोडुओ और झाओ याकिन ने एक दूसरे को घूरना बंद कर दिया, जबकि झाओ हुनफू और कियान बोयू ने उसे सख्ती से देखा। कियान यूशु, क्या तुम भूल गए हो कि मैंने आने से पहले तुमसे क्या कहा था? कियान बोयू ने गुस्से से पूछा। दादाजी, मैं। कियान यूशु का चेहरा पीला पड़ गया। कर्नल झोऊ शुवानवु, लेफ्टिनेंट कर्नल शियाओ नानफेंग और मेजर वांग टेंग आ गए हैं। किसी ने चिल्लाकर कहा। बूढ़ा आदमी यू जियुक्सियान। घोषणा के कुछ सेकंड बाद ही लोगों का एक समूह अंदर आया। सबसे आगे चल रहे 3 लोगों ने सैन्य वर्दी पहन रखी थी। हॉल में रोशनी के नीचे वे चमक रहे थे। ये तीनों जहां भी जाएंगे वहां उनकी उपस्थिति शक्तिशाली रहेगी। जियाओ नानफेग और झोऊ जुवानवु दोनों ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने आयामी दरारों की रक्षा की और अंधेरे प्रेतों को अपनी दुनिया में उतरने से रोका। उनके पास कई गुण थे। वे सम्मान के योग्य थे। फिर भी उन दोनों के बीच एक युवक था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लाल कालीन पर कदम रखते समय वह युवक शांत और संयमित रहा। उसने चुपचाप एक शक्तिशाली आभा बिखेरी और अपने कंधों को चौड़ा करके आगे बढ़ा। उसने अपनी गहरी निगाहों से आसपास के वातावरण को देखा। सभी योद्धाओं के दिल कांपने लगे। वे अपने आश्चर्य को नियंत्रित नहीं कर सके। यहां तक कि कुछ सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं ने भी ऐसा ही महसूस किया। वे चकित थे। ये युवक वास्तव में असाधारण और शक्तिशाली था। ये युवक कोई और नहीं बल्कि वांग टेंग था। वह झोऊ जुवानवु और अन्य लोगों के साथ इस भोज में भाग ले रहा था। चीफ कमांडर झोऊ, चीफ कमांडर शियाओ, चीफ कमांडर वांग। आज रात के भोज के प्रभारी सैन्य अधिकारी जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। झोऊ जुवानवु और जियाओ नानफेग इस स्थिति के आदी थे, इसलिए उन्होंने उसकी ओर सिर हिलाया। वांग टेंग भी परिचित थे। उन्होंने अधिकारियों की ओर सिर हिलाया। आपका स्वागत है। अधिकारियों ने आगे बढ़ते हुए सम्मानित महसूस किया। वांग टेंग को साथ ले आओ। तुम्हें हमारी परवाह करने की जरूरत नहीं है। झोऊ जुवानवु ने अपना हाथ हिलाया और जियाओ नानफेग के साथ चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही देर बाद वे भीड़ के साथ खुशी खुशी बातचीत करने लगे। उनके करीबी लोग भी उनके पास आए और बातचीत शुरू कर दी। वांग टेंग अवाक रह गया जब उसने देखा कि वे दोनों उसे छोड़कर जा रहे हैं। क्या तुम्हें ऐसा करना पड़ा? तुम्हारी दया कहाँ है? तुम युद्ध के मैदान में अपने साथी को छोड़कर मौज मस्ती करने चले गए। चीफ कमांडर वांग, कृपया हमारे पीछे आइए। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण मेहमानों से मिलवाते हैं, अफसरों ने कहा। वांग टेंग को लगा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। वहां बहुत से लोग मौजूद थे और वह आज रात सुर्खियों में थे। उन्हें सभी से बातचीत करनी चाहिए। वांग टेंग को ये सब उबाऊ लगा, लेकिन वह सीधे नहीं जा सकता था। वह केवल प्रवाह के साथ जा सकता था। मुझे बस एक व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे साथ रहे। बाकी लोग आपका काम जारी रख सकते हैं, वांग टेंग ने असहाय होकर कहा। उसने भाग्य के आगे समर्पण कर दिया। अधिकारियों ने कोई आपत्ति नहीं की। वांग टेंग का मार्गदर्शन करने के लिए एक 20 वर्षीय महिला अधिकारी को छोड़ दिया गया। वह वांग टेंग को पास में ही खड़े एक बुजुर्ग के पास ले गई और उसका परिचय कराया। ये श्री सन त्यानहुआ हैं, जो राजधानी जिया में सन परिवार के मुखिया हैं। सन परिवार एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट परिवार है। उन्होंने कई सामान्य चरण के मार्शल योद्धाओं को तैयार किया है। जब सबसे पहले सन त्यानहुआ को पेश किया गया तो परिवार के अन्य मुखिया ईर्ष्यालु हो गए। वांग टेंग एक उपकरण बनने के लिए तैयार था। उसने दूसरे पक्ष की ओर सिर हिलाया और उसके साथ कुछ अभिवादन का आदान प्रदान किया। फिर वह जाना चाहता था।
हालांकि दूसरे पक्ष ने उन्हें मौका नहीं दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चीफ कमांडर वांग, आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से देखकर मुझे लगता है कि आपकी प्रतिष्ठा बहुत मामूली है। आप वास्तव में युवा और उत्कृष्ट हैं। आपकी पीढ़ी के नेता से जैसी उम्मीद थी। सन त्यानहुआ खुशी से भर गया था। वह बेहद उत्साही था। वह वान टेन का हाथ पकड़ना चाहता था और उसके साथ लंबी बातचीत करना चाहता था। आप बहुत विनम्र हैं। वान टेन को लगा कि यह बुरा आदमी शब्दों के मामले में असाधारण रूप से अच्छा है। आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले आती है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से देखकर मुझे लगता है कि आपकी प्रतिष्ठा बहुत मामूली है। सुनो, इसी तरह आपको किसी व्यक्ति की प्रशंसा क्लास और शान से करनी चाहिए। उसे विनम्र और मधुरभाषी लोग पसंद थे। ऐसा लग रहा था कि भोज इतना उबाऊ नहीं होगा। महिला अधिकारी ने अगले अतिथि का परिचय कराया। मैं जिनेलिन से गवर्नर ली बोल रहा हूँ। वह आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई देने आया है। धन्यवाद गवर्नर ली। वान टेंग ने सिर हिलाया। बूढ़े जियांग भाग्यशाली हैं कि उन्हें डोंगहाई में आप जैसा शक्तिशाली युवक मिला है। मैं अब खुद की तुलना उनसे नहीं कर सकता। गवर्नर ली ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह एक लंबा और शानदार व्यक्ति था जिसकी आभा असाधारण थी। ये शिक्षा उपमंत्री क्यू लियांगयोग हैं। महिला अधिकारी उसे थोड़े छोटे कद और मोटे अधेड़ उम्र के आदमी के पास ले गई। उपमंत्री को वान टेंग आश्चर्यचकित था। उसने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। शिक्षा मंत्रालय में यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय के सभी छात्र उसके अधीन थे। अच्छा, आप वाकई अपनी पीढ़ी के नेता हैं। क्वो लियांगयोग बहुत खुश था। उसने वान टेंग के हाथ को आत्मीयता से थपथपाया। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत विनम्र हैं। इस दुनिया में आपके जैसी प्रतिभा किसी में नहीं है, क्वो लियांगयोग ने तारीफ की। वान टेंग ने मजाक में कहा, यदि आप मेरी प्रशंसा करते रहेंगे तो दुनिया मेरे लिए बहुत छोटी हो जाएगी। हा, क्वो लियांगयोग ने हंसते हुए हाथ हिलाया। आगे बढ़ो, बहुत से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपना समय बर्बाद मत करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे लगता है मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी। वान टेंग मुस्कुराया और अगले व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए महिला अधिकारी के पीछे चला गया। जल्द ही वे एक बूढ़े आदमी के सामने पहुंच गए। वह एक कोने में अकेला बैठा था। बहुत से लोग उससे बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसके आसपास खालीपन देखा और स्थिति को समझ गए। उन्होंने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। महिला अधिकारी इस बुजुर्ग के प्रति अत्यंत सम्मानपूर्ण थी। उसने उन्हें प्रणाम किया और फिर उनका परिचय गंभीरता से कराया। ये प्रथम विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल श्री यू शियुक्सियन हैं। वान टेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस मिलनसार बूढ़े व्यक्ति को देखा जो पड़ोस के किसी बुजुर्ग की तरह लग रहा था। वह उसकी शक्ल से यह नहीं बता सका कि यह शिक्षा जगत का कोई दुर्जय व्यक्ति है। वह उस दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सके जब वह विश्वविद्यालयों में आवेदन कर रहे थे। उस समय फर्स्ट यूनिवर्सिटी के रिक्रूटर ने उनसे कहा कि उनके प्रिंसिपल उनसे बहुत मिलना चाहते हैं, यहां तक कि उन्होंने रिक्रूटर को निर्देश दिया कि वे वान टेंग को वापस लेकर आएं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सच है। हालांकि वान टेंग पर इस बुजुर्ग का गहरा प्रभाव था। यू शियुक्सियन ने वान टेंग को ऐसे देखा जैसे कोई बुजुर्ग अपने पोते को देखता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम असाधारण हो। यह अफसोस की बात है कि तुमने अंत में हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी को चुना, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम इतनी दूर तक आ पाए। प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कई बाधाओं से गुजरना पड़ा होगा। मुझे खुशी है कि कंट्री जिया के पास आप हैं। वान टेंग दंग रह गया। उसने बुजुर्ग की बातों में एक अलग भावना महसूस की। उसके दिल में गहरा और महान प्रेम था। शक्तिशाली लोग अपने मन में दुनिया को रखते हैं। इस बुजुर्ग को दुनिया की परवाह थी। उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ प्रेम और उम्मीदों के साथ व्यवहार किया। वान टेंग ने कभी नहीं सोचा था कि इस युग में ऐसा कोई व्यक्ति भी होगा। अतीत में इस बुजुर्ग को संत कहा जाता था। वह बहुत भावुक हो गया। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और उस बुजुर्ग की ओर झुककर प्रणाम किया। यू शियुक्सियन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह सीधे प्रवेश द्वार की ओर चला गया और दरवाजे से गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह आज सिर्फ वान टेंग को देखने आया था, इस बेहतरीन युवा को देखने आया था जो देश का भविष्य था। वान टेंग चुपचाप उसे जाते हुए देख रहा था। बहुत से लोगों ने अपनी बातचीत रोक दी और बुजुर्ग को घूरने लगे। एक पल के लिए हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया।
के चले जाने के बाद हॉल में फिर से चहल पहल और शोर शुरू हो गया। हवा में मधुर संगीत बज रहा था। मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन और शराब परोसी जा रही थी। माहौल अद्भुत था। महिला अधिकारी ने वान टेन को हॉल में घुमाया और सभी महत्वपूर्ण लोगों से उसका परिचय कराया। अगर झोउ परिवार ने आज रात ये दृश्य देखा तो वे वान टेन के बारे में सोचना छोड़ सकते हैं। हर समाज में एक पदानुक्रम होता है। वान टेंग इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, लेकिन जब वह एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाता तो उसके आसपास की चीजें स्वाभाविक रूप से बदल जाती। वर्तमान में उसके आसपास के सभी लोग देश जिया में बॉस स्तर के लोग थे। उनमें से कोई भी अपने पैरों के धक्के से देश में हलचल मचा सकता था। ये शक्ति थी। ये लीटिंग मार्शल हाउस के प्रिंसिपल लेई झेंटिंग हैं। ये जिनेलिन विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल श्री लियांग जिनेवू हैं। ये डोनबेई में लिहुओ संप्रदाय का नेता है। यह बाइलियन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल किन लियानकिन है। मैं श्री कियान बोयू हैं, जो कुलीन परिवार कियान परिवार के मुखिया हैं। ये श्री झाओ होनफू हैं, जो राजधानी जिया के शीर्ष 3 परिवारों में से एक झाओ परिवार के मुखिया हैं। महिला अधिकारी बहुत जिम्मेदार थी। उसने वान टेन को सभी महत्वपूर्ण लोगों से मिलवाया। वान टेन की खूब तारीफ हुई, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे वाह, नेटवर्किंग हर किसी के बस की बात नहीं है। महिला अधिकारी के साथ जाते हुए वान टेन ने मन ही मन शिकायत की। झाओ परिवार और कियान परिवार का परिचय सबसे आखिर में हुआ। वान टेन के चले जाने के बाद कियान बोयू ने कियान यूशु की ओर रुख किया और कहा, क्या तुमने देखा? यही तुम में और उसके बीच का अंतर है। वह सभी सामान्य मंच के मार्शल योद्धाओं के सामने शांति से बात करने में सक्षम है। उन्हें उसकी चापलूसी भी करनी पड़ी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? NOWELLBJAN.CO। जब वह आपके सामने खड़ा था तो आपने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। कियान यूशु का चेहरा पीला पड़ गया। यह उसकी गरिमा के लिए बहुत बड़ा झटका था। वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। उसका कोई परिवार उसका साथ नहीं देता। वह खुद पर निर्भर था। अपने आप को देखो। कियान परिवार ने तुम्हें कितना सहयोग दिया। हमने तुम पर कितने संसाधन खर्च किए। फिर भी तुम उसकी उपलब्धियों का 1% भी नहीं पा सकते। तुम्हारी योग्यताएं अलग अलग हैं, तुम्हें उसके पीछे बात करने का क्या अधिकार है? दादाजी कियान को बोलते बोलते गुस्सा आ गया। उन्होंने मौके पर मौजूद दूसरे लोगों की परवाह न करते हुए कियान यूशु को बुरी तरह डांटा। अपने आप को देखो। क्या तुम्हें अपना स्तर नहीं पता? अगर मैं तुम्हें बाहर ऐसे अपमानजनक शब्द कहते हुए सुनूं तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। दादाजी। कियान यूशु दंग रह गया। उसकी आवाज कांप उठी। कियान परिवार के बिना वह कुछ भी नहीं होगा। वह संसाधनों या सहायता के बिना साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। उसे स्टार बीस्ट से लड़ने के लिए भी भेजा जा सकता है या जीवित रहने के लिए अंधेरे भूतों से लड़ने के लिए आयामी दरार में फेंक दिया जा सकता है। वह उस तरह की जीवन शैली के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह बेकाबू होकर कांप उठा। कियान यूशु ने यह नहीं सोचा था कि उसके दादाजी उसे सिर्फ इसलिए डांटेंगे क्योंकि उसने वान टेन के बारे में बुरा कहा था। ठीक है, ठीक है। उसे डराना बंद करो। वह एक युवा व्यक्ति है। उसके लिए प्रतिस्पर्धी होना सामान्य बात है। झाओ होनफू ने स्थिति को सुझाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। अगर हम घर पर होते तो मैं अपनी छड़ी निकालकर उसे मारता। मैं चाहता हूं कि वह प्रतिस्पर्धी बने, लेकिन उसे सही प्रतिद्वंद्वी चुनना होगा। क्या वान टेंग ऐसा व्यक्ति है जिसे वह छू सकता है? उसने सिर्फ पीठ पीछे बातें की हैं। तुम उसके सामने कुछ क्यों नहीं करते? बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। दादाजी कियान ने गुस्से से कहा। कियान यूशु की अब और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह एक तरफ छिप गया और डर से कांपने लगा। कियान दोओ चुपचाप उससे दूर चली गई। उसे लगा कि उसका चचेरा भाई उसे शर्मिंदा कर रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झाओ याकिन और भी ज्यादा सीधी थी। उसने कियान यूशु को तिरस्कार से देखा और उसकी तरफ आंखें घुमाई। वान टेन की तुलना में कियान यूशु कुछ भी नहीं था। दादाजी, मैं जाकर देखूंगी। वह उठी और झाओ होनफू से बोली। आगे बढ़ो। झाओ होनफू ने खुशी से सिर हिलाया। दादाजी, मैं भी जाऊंगी। कियान डोडुओ हारना नहीं चाहती थी। वह खड़ी हुई और कियान बोयू से बोली। जरूर। कियान बोयू ने झाओ होनफू की ओर देखा और सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। हम्फ। झाओ याकिन और कियान डोडुओ ने एक दूसरे की तरफ देखा।
वे दो लड़कियां लग रही थीं जो लड़ाई की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अपनी गोरी गर्दनें उठाई और सूंघते हुए फिर वान टेन की दिशा में तेजी से चल पड़ी। वान टेन को नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा है। उसे आखिरकार बैठने के लिए जगह मिल गई थी। उसने महिला अधिकारी से कहा कि वह जा सकती है, जबकि वह अपने लिए कुछ वाइन और स्वादिष्ट भोजन ले लेता है। वह खुशी खुशी खाने लगा। ये बुरा नहीं है। ये फोर्स डिशेज हैं। इन्हें फोर्स शेफ मास्टर्स ने ही बनाया होगा। शराब भी बुरी नहीं है। अरे ये तो 1982 की मुताई है। जैसे ही वह अपने ड्रिंक का आनंद ले रहा था, उसके सामने दो जोड़ी पतली और सुंदर टांगे दिखाई दी। वान टेंग ने ऊपर देखा और दो सुंदर चेहरे देखे। उनके फिगर बेहतरीन थे। वह दंग रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ जब उसने उनकी आंखों में तीव्र प्रतिस्पर्धा देखी। O_0। उसे बुरा लग रहा था। ऐसा क्यों लग रहा था कि वे उसे जिंदा ही खा जाएंगे? ये बहुत डरावना था। हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं कियान परिवार से कियान डुओडुओ हूँ। युवतियों में से एक ने दो पोनीटेल बनाई हुई थी और उसने एक खूबसूरत प्लीटेड स्कर्ट पहनी हुई थी। वह वान टेन के पास बैठ गई और उससे उत्साह से बात करने लगी। ओह, आप नानहाई के कियान परिवार से हैं। वान टेन को याद आया। हाँ, वही। क्यों न हम दोस्त बन जाएं? कियान डुओडुओ ने स्पष्ट कहा। एर्म, क्या तुम हमेशा इतने सीधे होते हो? वान टेंग ने पूछा। वह एक बार फिर दंग रह गया। वास्तव में नहीं। हालांकि मेरी मां ने मुझसे कहा कि अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझे पसंद हो तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ जाना चाहिए, कियान डुओडुओ ने जवाब दिया। ठीक है, यह एक बेवकूफ है। वान टेंग ने अपना निष्कर्ष निकाला। झाओ याकिन अब और स्थिर नहीं रह सकती थी। अगर उसने कियान डुओडुओ को बोलना जारी रखने दिया तो वह अपना मौका खो देगी। इसलिए वह जल्दी से वान टेंग के सामने बैठ गई और अपना परिचय दिया। मैं झाओ परिवार से झाओ याकिन हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते। वान टेंग ने भी विनम्रता से उसका अभिवादन किया। उसने उन दोनों को परखा। झाओ याकिन ने अपने बालों को पोनीटेल में बांध रखा था। उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी और वह ज्यादा परिपक्व और संयमित दिख रही थी। उसका स्टाइल कियान डुओडुओ से अलग था। हालांकि जब उसने कियान डुओडुओ को देखा तो उसकी आंखें जल रही थीं। इसका मतलब था कि यह सुंदर युवती कोई शर्मीली और आसानी से डराने वाली छोटी भेड़ नहीं थी। ईवी। वान टेन को उनके चेहरे के भाव देखकर पता चल गया कि वे यहाँ क्यों आए हैं। वह असहाय महसूस कर रहा था। अपना समय बर्बाद मत करो। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। कोई बात नहीं, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, दोनों ने बिना किसी योजना के एक स्वर में उत्तर दिया। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ही बात कह रहे हैं तो वे एक दूसरे को घूरने लगे। फिर उन्होंने एक साथ नजरें फेर ली और नाक भान सिकोड़ने लगे। हम्फ। वान टेंग ने नहीं सोचा था कि ये दोनों महिलाएं इतनी उग्र होंगी। उसने अपना सिर हिलाया और अपना गिलास उठाकर शराब का घूंट लिया ताकि वे आपस में बहस कर सकें। झाओ याकिन और कियान डुओडुओ बड़े और शक्तिशाली परिवारों में पैदा हुए थे, इसलिए वे जानते थे कि कब रुकना है। भले ही वे बहस कर रहे थे, लेकिन वे वान टेन को परेशान नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उसे उपलब्धि की भावना महसूस हुई। दो सुंदरियां उसके लिए लड़ रही थीं। बेशक अपने स्वभाव के कारण वह इस मामले को दिल पर नहीं लेगा। उसने बस अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। सच कहूं तो उसके पीछे कई महिलाएं थीं। उसके पास एक या दो की कमी नहीं थी। झाओ याकिन और कियान डुओडुओ ने अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए वान टेंग के साथ बहस और बातचीत की। वान टेंग भी ऊब गया था, इसलिए वह उनके साथ चला गया और उनकी बातचीत में शामिल हो गया। जब सुंदरियां आपकी सेवा में लगी रहती थीं तो समय उड़ जाता था। इस समय प्रवेश द्वार पर हंगामा मच गया। मार्शल आर्ट का लीडर यहाँ है, किसी ने चिल्लाकर कहा। इसके बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। आज रात ये दूसरी बार हुआ था। पहली बार तब हुआ था जब वान टेंग आया था। अब यह मार्शल आर्ट के लीडर की वजह से हुआ था। तीन बुजुर्ग रात के आकाश के नीचे एक अधेड़ व्यक्ति के पास खड़े होकर हॉल में चले गए। वह आदमी बहुत ही घमंडी था। उसकी आंखें रात के आसमान की तरह काली थीं और उसके छोटे सफेद बाल थे। उसका चेहरा कोणीय और तीखा था और उसकी आभा असाधारण थी। उनकी उपस्थिति का प्रभाव बहुत प्रबल था। जब वे चलते थे तो उनका रौब इतना हावी होता था कि वहां मौजूद हर कोई दब जाता था।
तीनों महान सेनापति उसके साथ थे। वे थोड़ा पीछे चल रहे थे, जिससे मार्शल आर्ट के नेता और भी महान और शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे। हर कोई यहाँ है। मार्शल आर्ट का नेता हॉल में चला गया और अपने चारों ओर देखकर मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। बैठ जाओ, आज रात बहुत मजेदार है। आज हम व्यापार के बारे में बात नहीं करेंगे। मार्शल आर्ट के नेता ने सिर हिलाया और आगे बढ़ना जारी रखा। भीड़ ने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। कोई भी बैठा नहीं। वे सम्मान के साथ खड़े रहे। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। वांग टेंग, झोउ जुआनवू और जियाओ नानफेंग उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। वे तब तक झुकते रहे जब तक कि मार्शल आर्ट के नेता उनके सामने नहीं आ गए। मार्शल आर्ट के नेता ने रुककर तीनों मार्शल योद्धाओं को देखा। उसने सिर हिलाया। आप सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया। धन्यवाद। झोउ जुआनवू और जियो नानफेंग उत्साहित थे। मार्शल आर्ट के नेता का देश जिया में बहुत सम्माननीय स्थान था। यहाँ तक कि उनके जैसे दुर्जय योद्धा भी सम्मानित और उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। वांग टेंग इससे बहुत प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने मार्शल आर्ट के नेता के प्रति अपना सम्मान और प्रशंसा बनाए रखी। आखिरकार ये वही व्यक्ति था जिसने देश जिया को उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया था। यह कोई आसान काम नहीं था। मार्शल आर्ट के युग के उदय के कारण कोई भी गलती दुनिया की स्थिति को बदल सकती है। वे हमेशा के लिए बर्बाद हो सकते हैं। देश जिया ने सावधानीपूर्वक और सतर्कता से प्रगति और विकास जारी रखा। अंततः वे दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक बन गए। दुनिया उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उन्हें इतिहास की किताब में एक पन्ना छोड़ना ही था। इस समय मार्शल आर्ट के नेता हॉल में पोडियम की ओर चले गए। सभी की निगाहें उन पर टिकी थीं। ये स्पष्ट था कि नेता बोलना चाहते थे। मंच पर मार्शल आर्ट के नेता ने नीचे सभी को देखा और मुस्कुराया। उसने अपना मुंह खोला। वास्तव में मैं आना नहीं चाहता था। हर बार जब मैं दिखाई देता हूं तो एक बड़ा दृश्य होगा। मैं केवल अपने शाही महल में छिप सकता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब मार्शल आर्ट के लीडर ने खुद को चिढ़ाया तो सभी हंस पड़े। माहौल तुरंत शांत हो गया। बैठो, यह एक सामान्य भोज है। इतना गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं है। मार्शल आर्ट के नेता ने अपने हाथ हिलाए और सहजता से कहा। आखिरकार सभी ने उनकी बात मान ली और बैठ गए। हालांकि हॉल में शांति बनी रही। माहौल थोड़ा जीवंत हो गया। बहुत। मैं आज 3 मेधावी योद्धाओं को देखने आया हूं। झेनली कबीला हमेशा से हमारे लिए सिरदर्द रहा है। इस बार हमने आखिरकार उन्हें खत्म कर दिया। इसका श्रेय झोउ जुआनवू, जियो नानफेंग और वांग टेंग को जाता है। मुझे यकीन है कि पहले 2 नामों से हर कोई परिचित है। अंतिम व्यक्ति बहुत युवा है। बहुत से लोग शायद उसे जानते होंगे, लेकिन आपने उसकी उपलब्धियों के बारे में नहीं सुना होगा। आज मैं उसे सभी से मिलवाता हूं। मार्शल आर्ट के नेता ने मंच के नीचे वांग टेंग को देखकर मुस्कुराया। झोउ जुआनवू और जियाओ नानफेंग स्वचालित रूप से बगल में चले गए, जिससे भीड़ को उनका स्वरूप दिखाई देने लगा। तीनों महान सेनापति मुस्कुराए और संतोष से उसकी ओर देखने लगे। दूसरी ओर वांग टेंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वहां मौजूद सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। वह कई महत्वपूर्ण परिस्थितियों से गुजरा होगा, लेकिन ये पहली बार था जब उसे भीड़ के सामने बाहर निकाला गया और उसकी तारीफ की गई। मुझे थोड़ा शर्मनाक महसूस हुआ। खांसी, कृपया चुप रहो। मुझे पता है कि मैं सुंदर हूं, लेकिन क्या तुम सब मुझे इस तरह घूरना बंद कर सकते हो? अगर लोग मुझे घूरते हुए कई पुरुषों को देखेंगे तो शायद गलत समझ लें, वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। NOWELL-BE-IN.CO फफ। ज्यादातर लोग शराब पी रहे थे। जब उन्होंने वांग टेंग की बातें सुनी तो उनका सारा पेय वहीं गिर गया। यह एक दुखद दृश्य था। सब लोग उसे कटुता से देखने लगे। वांग टेंग ने नहीं सोचा था कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना घटिया है। उसने मासूमियत से उनकी तरफ देखा। हा, मार्शल आर्ट के लीडर ने जोर से ठहाका लगाया। उसने वांग टेंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम बहुत ही